हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लान वंगजी और लान सिचन सभी क्लैन में ये संदेश भिजवा देते हैं कि सभी क्लैन के राजकुमार और राजकुमारियों के साथ उनके माता पिता भी यहाँ उपस्थित रहें। जब सभी क्लैन्स में यह संदेश पहुँचता है कि सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें बुलाने का क्या कारण है। जियांग सेक्ट के सेक्ट लीडर इसी संदेश को सुन रहे थे, तभी वहाँ मैडम यू आती है। उन्होंने भी संदेश वाहक के कहे हुए शब्दों को सुना। उन्होंने जियांग फैमिया की ओर देखा और कहा, हमें वहाँ क्यों बुलाया जा रहा है? जियांग फैमिया कहते हैं, ये हमें वहाँ जाकर ही पता लगेगा। चैंग और यानली से कह दो कि कल हम भी उनके साथ गुसू के लिए निकल रहे हैं। मैडम यू हाँ में अपना सर हिलाती है। जिन कबीले में भी यह संदेश पहुंचता है। पहले वहां से जिन जिश्वान, म्यान और मैंग्याओ जाने वाले थे लान क्लान, लेकिन लान क्लान के इस संदेश पर जिन क्वानशान और उनकी वाइफ मैडम जिन भी लान क्लान के लिए निकलते हैं। नी क्लैन से नी होशेंग और नी मिंगजू लान क्लान आ रहे हैं। दूसरे दिन का सीन देखते हैं। लान क्लैन में सुबह से तैयारियां हो रही है, क्योंकि सभी क्लैन के लोग आ रहे हैं तो उनके रहने की व्यवस्था भी करनी होगी। सभी लोग इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। लान वांगजी और लान सिचन मीटिंग हॉल की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। अब हम लान कुरैन और लान सिचन को देखते हैं, जो कि क्लाउड रिसोर्सेस के गेट पर खड़े हुए हैं, क्योंकि क्लैन लीडर्स के आने का वक्त हो गया है। सबसे पहले नी मिंगजू और नी होशांग आते हैं। नी मिंगजू 26 ईयर ओल्ड एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है और नी होशांग 18 ईयर ओल्ड एक ओमेगा है, जो दिमाग से बहुत तेज है। लान कुरैन और लान सिचन उनका स्वागत करते हैं। नी मिंगजू लान सिचन के दोस्त जैसे हैं। लान सिचन की उम्र 24 ईयर ओल्ड है, वो भी एक अल्फा ही है। नी मिंगजू और नी होशांग को लान डिसिपल्स उनके रुकने का स्थान दिखा देते हैं। लान कुरैन और लान सिचन ने देखा कि जिन क्लैन आ रहा है वो दोनों आगे आकर उनका स्वागत करते हैं। जिन जिश्वान एक अल्फा है जो 22 ईयर ओल्ड है, और उसकी बहन म्यान एक ओमेगा है जो 18 ईयर ओल्ड है। और मैंग्याओ जो जब से यहाँ पर आया है उसकी नज़र बस लान सिचन पर अटकी हुई है। वो एक ओमेगा है जो 25 ईयर ओल्ड है। वो लान सिचन से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लान सिचन उससे फॉर्मली ही बातें करते हैं। उन्हें भी अंदर ले जाया जाता है और अपना स्थान दिखाया जाता है। अब आखिरी में जियांग क्लैन वहाँ पहुँचता है। लान सिचन और लान कुरैन उनका भी स्वागत करते हैं। लान कुरैन को जियांग सेक्ट लीडर और उनकी फैमिली अच्छी लगी। वो बहुत ही सिंपल लोग हैं, किसी भी चीज़ का शो ऑफ नहीं करते हैं, ना ही उनमें घमंड है जैसे कि लान क्लैन के लोग हैं। वैसे ही सिंपल हैं वो लोग भी। जियांग यानली उनकी बड़ी बेटी है जो कि एक ओमेगा है, जिसकी उम्र 22 ईयर ओल्ड है, और जियांग चैंग की उम्र 20 ईयर ओल्ड है, जो कि एक अल्फा है। लान सिचन की नज़र बस जियांग यानली पर ही है। फिर वो सभी लोग भी अंदर जाते हैं। सभी क्लैन वहाँ पहुँच गए थे। अब थोड़ी देर उनके आराम कर लेने के बाद रात को डिनर के बाद यह मीटिंग शुरू होगी। अब रात को डिनर के बाद सभी का हॉल में आना शुरू हो जाता है। सभी क्लैन लीडर और उनके राजकुमारियां एक साथ बैठे हुए थे। सभी लोग लान कुरैन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ लान कुरैन आते हैं। उनके एक तरफ लान वांगजी होते हैं और दूसरी तरफ लान सिचन। अब जाकर सभी ने लान वांगजी को देखा था। वो ज़्यादातर क्लैन के बाहर के कामों या दूसरे क्लैन्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं।
इसीलिए उन्हें ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था। उन्होंने बस हांग वेनजुन का नाम सुना था, जो कम उम्र में ही पावरफुल वॉरियर बन चुके हैं, और उनका जो ऑरा है उसे देखते हुए ये बात साबित भी हो जाती है। सभी लोग लान वांगजी को देख रहे थे। लान कुरैन आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, जो कि सबसे सामने पर थी, और उनके एक तरफ लान सुचन खड़े हुए थे तो दूसरी तरफ लान वांगजी खड़े हुए थे। सभी क्लैन लीडर लान कुरैन को बो करते हैं। लान कुरैन भी उन्हें बो करते हैं। अब जिन कुआनशान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और पूछ ही लेता है, मास्टर लान, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको हमें इतनी जल्दी यहाँ बुलाना पड़ गया? सभी लोग भी इस सवाल पर मास्टर लान को देखते हैं। लान कुरैन कहते हैं, देखिए, बात थोड़ी गंभीर है। आप लोग हमारी एल्डर लैनी को तो जानते ही होंगे। सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं। नेमुंगजी कहते हैं, वो आपके लान क्लैन की संस्थापक है। एक औरत होते हुए भी उन्होंने आपके लान क्लैन को खुद के दम पर विकसित किया है। वो एक महान कल्टीवेटर और गुरु है, जो कि अब इमॉर्टल हो चुकी है। लान कुरैन कहते हैं, जी नीसेक लीडर, आपने सही कहा। जो लोग ये बात नहीं जानते थे, जैसे कि सभी क्लैन के राजकुमार और राजकुमारियां, वो लोग ये जानकर शॉक थे कि लान क्लैन का निर्माण एक औरत ने किया था, जो कि अब इमॉर्टल है। सभी लान कुरैन की आगे की बातें सुनने को तैयार थे। लान कुरैन कहना शुरू करते हैं, दरअसल बात यह है कि कल उन्होंने हमें अपने पास बुलाया था और हमसे कहा कि, यह कहकर लान कुरैन चुप हो जाते हैं। जांग फैमिया कहते हैं, एल्डर लैनी ने आपसे क्या कहा मास्टर लान? लान कुरैन झिझकते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा कि लान क्लैन अब जो इस साल आने वाले सभी क्लैन के राजकुमार और राजकुमारियां हैं, उनको प्योर कल्टीवेशन के साथ साथ डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा भी दे। ये सुनकर पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। नेमुंगजू, चूँकि डार्क कल्टीवेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो कहते हैं, मास्टर लैन, ये आप क्या कह रहे हैं? डेमोनिक कल्टीवेशन? एल्डर लैनी, जो कि प्योर लैन क्लैन से आती हैं, उन्होंने डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा देने को क्यों कहा? इस पर लान कुरैन कहते हैं, वो एक इमॉर्टल है। जब उनसे हमने भी यह सवाल किया कि डेमोनिक कल्टीवेशन क्यों सिखाना है, तो उन्होंने हमसे कहा कि वो आगे आने वाले संकट के लिए सभी को सचेत कर रही हैं, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिन कुआनशान कहते हैं, किस संकट की बात कर रही थी वो, और ऐसा कैसा संकट आएगा जिसके लिए डेमोनिक कल्टीवेशन सीखना ज़रूरी होगा? लान कुरैन कहते हैं, इस बारे में हम भी नहीं जानते हैं। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो आने वाले संकट के लिए आगाह कर सकती हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा यह बात बता नहीं सकती। यह नियति के खिलाफ होगा। और लैनी इतने सालों से जो हमारी पुश्तैनी किचन को संभाला करती थी, कल उन्होंने वो किचन लान वांगजी को दे दिया। अब वो शक्तिशाली किचन लान वांगजी का स्पिरिचुअल वेपन है। तभी जांग फैमिया कहते हैं, आपकी पुश्तैनी किचन उन्होंने इस बार लान वांगजी को दे दी। और यह तो एक ही बात की ओर इशारा करता है कि इस किचन की शायद आगे हमें ज़रूरत पड़े। मतलब ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए उन्होंने हमें पहले ही सावधान कर दिया है। और उन्होंने डार्क कल्टीवेशन को सीखने को कहा। इसका मतलब साफ है कि आने वाले संकट का डेमोनिक कल्टीवेशन से कुछ लेना देना होगा। वैसे भी डेमोनिक कल्टीवेशन से छेड़छाड़ कई सालों से नहीं हुई है, जब से वैन माओ की मृत्यु हुई है। और वैन माओ को मारने में लानी और उनकी साथी बाउसन सेरन का लेना देना था। क्या इस बार भी कुछ इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं? सभी लोग जियांग फैमिया की और खुले मुंह के साथ देख रहे थे। उन्हें तो यह पता ही नहीं था कि वैन माओ की मौत का
लैनी और गुरु बाओसन सैरन से लेना देना था, और उससे बड़ी बात, उसकी मौत का कारण डेमोनिक कल्टीवेशन था। सभी लोगों ने वैन माओ की बस मृत्यु के बारे में सुना था, लेकिन उसकी मौत कैसी हुई, कहाँ हुई, इस बात का किसी को कोई भी पता नहीं था। वैसे भी वैंस से जुड़ी खबरें सामने आती ही नहीं हैं। वो व्याख्यान के लिए कुछ भी नहीं आते हैं। लान कुरैन ये बातें जानते थे जो भी जांग फैमियान ने कही, लेकिन नीमिंगजू और जिन ग्वानशान को वैन माओ की मृत्यु के राज पता नहीं थे, और सभी राजकुमार और राजकुमारी बस यही सोच रहे थे कि इनके माता पिता किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें बस यही समझ आया कि ये बातें डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा को अप्रूवल देना है या नहीं, इसी बारे में हो रही है। तभी नीमिंगजू कहते हैं, जांग सेट लीडर, आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? सभी लोग जांग फैमिया की ओर देखने लगते हैं। जांग फैमिया कहते हैं, मुझे ये बात मेरे लोटस पेयर के दोस्त से पता चली थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जांग फैमिया को और भी कुछ पता था, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ भी कहना सही नहीं समझा। नीमिंगजू कहते हैं, तो क्या सच में जो मुसीबत आने वाली है उसका संबंध डेमोनिक कल्टीवेशन से हो सकता है? जांग फैमिया कहते हैं, एल्डर लैनी ने कुछ कहा है तो सोच समझकर ही कहा होगा, इसीलिए मैं इसे मंजूरी देता हूँ। आप लोग मेरे बच्चों को डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा ज़रूर दें। जांग फैमिया मैडम यू की ओर देखते हैं। मैडम यू कहती है, मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लान कुरैन को इससे थोड़ी शांति मिलती है, वरना लैन कुरैन को लग रहा था इस प्रस्ताव पर सभी लोग लैन कुरैन के ऊपर ही बरसेंगे। अब जब नीमिंगजू ने जांग फैमिया की बातों की गंभीरता को समझा, तो उन्होंने भी कहा, मास्टर लैन, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जिन ग्वानशान के पास भी मना करने की वजह नहीं थी, उसने भी इसके लिए हाँ कह दिया। लैन कुरैन कहना शुरू करते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने एल्डर लैनी की बातों को गंभीरता से समझा और इस फैसले पर अपनी सहमति दी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नीमिंगजू कहते हैं, लेकिन मास्टर लैन, आपने तो यह बात बताई ही नहीं कि हमारे राजकुमारों को डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा देगा कौन? इस पर लैन कुरैन लैन सिचेन की ओर देखते हैं। लैन सिचेन कहना शुरू करते हैं, एल्डर लैनी ने हमें एक पर्सन के बारे में बताया है जो कि डेमोनिक कल्टीवेशन का मास्टर है। उन्होंने उस पर्सन को लान क्लैन में आकर शिक्षा देने की बात कही है। नीमिंगजू कहते हैं, तो इस पर सोचने वाली क्या बात है? आप लोगों को आमंत्रण देकर उन्हें यहाँ बुला लेना चाहिए। वैसे कहाँ पर रहते हैं वो, किस सेक्ट में है? इस पर लान सिचेन कहते हैं, वो इलिंग में रहते हैं, जिन्हें लोग इलिंग पैट्रियार्क के नाम से जानते हैं। हम उन्हें बुला सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जांग फैमिया कहते हैं, इलिंग जाकर उन्हें बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? सिचेन लैन कुरैन की ओर देखते हैं और कहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि वो पर्सन जहाँ रहता है वहाँ नॉर्मल पर्सन का रहना क्या वहाँ नॉर्मल पर्सन का जाना ही बहुत मुश्किल है। इस पर सभी लोग कंफ्यूज दिख रहे थे। यिलिंग में ऐसी कौन सी जगह पर वो शख्स रहता है जहाँ पर नॉर्मल पर्सन का जाना मना है, या फिर नॉर्मल पर्सन वहाँ जा नहीं सकता? लान वंगजी भी अपने भाई की ओर देखता है। उसे भी नहीं पता था कि उसे भी ये बातें पता नहीं थी। उसे बस यही पता था कि लैनी ने डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा देने की बात की है, लेकिन इस मिस्टीरियस पर्सन इलिंग पैट्रियार्क के बारे में भी लैनी ने बात की है। इस बात का लान वांगजी को पता नहीं था। सभी की कंफ्यूजिंग फेसेस को देखकर लान सिचेन समझ रहे थे कि उनके अंदर क्या सवाल है। लान सिचेन कहते हैं, दरअसल जिस पर्सन के बारे में लैनी ने कहा है वो इलिंग में आत्माओं के कब्रिस्तान में रहता है, जहाँ पर इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। सभी लोगों ने जब ये सुना कि वो पर्सन कहाँ रहता है, वो लोग
स्पीचलेस होकर बस अपनी जगह पर जम गए। थोड़ी देर बाद जब सब इस शौक से बाहर आते हैं तो लैन कुरन की ओर देखते हैं और कहते हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जी के बीच कोई शख्स कैसे रह सकता है। लान वांगजी भी इस बात से हैरान था कि कोई पर्सन उस जगह पर कैसे रह सकता है। सभी लोग लैन कुरन की ओर देखते हैं और कहते हैं, मास्टर लैन, क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे उस पर्सन को यहाँ लाने का सोचकर। तो लैन कुरन कहते हैं, हमने भी यही सोचा था, लेकिन एल्डर लैनी की आज्ञा मानकर ही हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जियांग फेमिया कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इलिंग पैट्रियार्क को लेने वहाँ जाएगा कौन। लैन सेचन कहते हैं, सेक्ट लीडर जियांग, लैनी के कहे अनुसार हमें एक निमंत्रण पत्र लेकर वहाँ जाना है और उस निमंत्रण पत्र को बेरल माउंट्स के एंट्रेंस पर रख देना है और वहाँ से वापस आ जाना है। वो पर्सन उस निमंत्रण पत्र को पढ़ने के बाद स्वयं ही गुशु आ जाएगा। ने मिंगजू इस पर कहते हैं, क्यों ना हम सभी वहाँ चले इलिंग पैट्रियार्क का निमंत्रण पत्र लेकर, क्योंकि मेरी उत्सुकता बढ़ रही है उस जगह को देखने की। आप लोग चलना चाहें या ना चाहें, मैं वहाँ ज़रूर चलूँगा। तभी सभी को एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है। वो लान वांगजी की वॉइस थी जो लैन कुरन के सामने आता है और झुककर वो करते हुए कहता है, अंकल, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। ऐसे ही जिन जिशवान जियांगचंग भी कहते हैं कि हम भी जाना चाहते हैं। मास्टर लैन इन सब को देखकर कहते हैं, तो ठीक है, जो भी जाना चाहता है चल सकता है। कल सुबह हम लोग इलिंग के लिए निकलेंगे। सिचेन, निमंत्रण पत्र तुम तैयार कर लेना। लैन सिचेन कहते हैं, जी अंकल। जियांग फेमिया और जिनगुआनशान भी जाने को तैयार हो जाते हैं। रात हो गई थी तो सभी लोग अपने अपने क्वार्टर पर सोने चले जाते हैं। कल सुबह उन्हें जल्दी ही निकलना है इलिंग के लिए। लान वांगजी, जो कि एक पुराने क्वार्टर के सामने खड़ा हुआ है लेकिन उसके अंदर नहीं जा पा रहा, वो उसकी माँ का क्वार्टर है जहाँ वो रहती थी। ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ रहती नहीं थी। उसकी माँ तो वहाँ पर कैद थी। जिस जगह वो खड़ा है उस जगह पर वह दिन भर घुटने टेक कर अपनी माँ का इंतज़ार करता था। लेकिन ये दरवाज़ा खुलता ही नहीं था या फिर खोला ही नहीं जा सकता था। उसकी माँ की तरफ से नहीं, उसके अंकल और लैन एल्डर्स की तरफ से। उन्होंने उसकी माँ को यहाँ कैद जो कर रखा था, वो अपने बेटे को तकलीफ में देखकर भी बाहर नहीं आ सकती थी। इसी तरह तड़प तड़प कर आखिरकार उन्होंने अपनी जान ही दे दी। काश उसके बाबा उसकी माँ से प्यार करके ज़बरदस्ती यहाँ नहीं लाए होते, तो ना तो उन पर किसी के खून का इल्ज़ाम आता और ना ही वो ऐसे कैदी की ज़िंदगी जीती। इसीलिए लान वांगजी आज ऐसा है, कोल्ड पर्सन, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, ना ही कोई इमोशन। वो लान क्लैन में भी किसी से बात नहीं करता, उसके ब्रदर और उसके अंकल के अलावा। उसका गुस्सा इन लान एल्डर्स के लिए ख़त्म ही नहीं हुआ, ना ही उसके अंकल के लिए। जो भी इन्होंने उसकी माँ के साथ किया, लेकिन वो एक प्योर पर्सन है, बदले की भावना उसके अंदर नहीं है। उसकी माँ के साथ जो किया उसे वो भूला भी नहीं सकता और ना ही भूला है। इसीलिए वो लोगों से भागता है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेक्लूजन में बिताता है। उसकी ज़िंदगी में उसके ब्रदर के अलावा कोई भी खास शख्स नहीं है जो लान वांगजी के लिए ज़रूरी हो। उसके ख्यालों से बाहर वो तब आता है जब उसे अपने शोल्डर पर किसी का हैंड फील होता है। उसे पता है ये कौन है, वो उसके ब्रदर हैं। वांगजी, आज फिर तुम यहाँ हो। तुम यहाँ तक आ जाते हो, लेकिन कभी भी इस क्वार्टर के अंदर क्यों नहीं जाते। लान वांगजी अपने भाई को कैसे बताए कि ये क्वार्टर अंदर से उसकी माँ की तकलीफ़ों, उनके आंसुओं, उनकी सिसकियों और उनकी
उनकी कराहों से भरा पड़ा है, जिन्हें वो अंदर जाते ही महसूस कर लेता है, जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाती है। फिर उसका मन करता है कि वो या तो खुद को मार दे या लैन के लोगों को। उसका हाथ बेचैन पर टाइट हो जाता है। लैंसेचन ने इसे देखा और वह समझ गए कि वांगजी अभी तक उसकी माँ के साथ जो हादसा हुआ है उसे भूला नहीं है। वो इस बात को और नहीं छेड़ते और कहते हैं, वांगजी रात हो रही है, कल हमें जल्दी निकलना है, चलो अब तुम जाकर सो जाओ। वांगजी अपने भाई को झुककर शुभ रात्रि कहता है और वहाँ से अपने क्वार्टर की ओर निकल जाता है। लैंसेचन अपने भाई को जाते देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका भाई इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करे और खुश होकर अपनी ज़िंदगी बिताए, लेकिन वो कभी अपने भाई की ज़िंदगी में खुशियाँ ला ही नहीं पाते। वो गॉड से प्रे करते हैं कि कुछ मिरेकल हो और उनका भाई जीना सीख जाए। दूसरे दिन सभी लोग जाने के लिए तैयार थे। दूसरे सेक्ट के जितने भी ओमेगास, राजकुमारी, महारानी, सभी लैंकलन में ही रुक रहे हैं। सभी अल्फाज इलिंग जाने वाले हैं। सभी लोग अपनी तलवार पर फ्लाई करके इलिंग की ओर निकल जाते हैं। 2 घंटे में वो इलिंग पहुंच भी जाते हैं। उन्होंने देखा इलिंग बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, यहाँ के लोग खुलकर जीवन जीते हैं। तभी नी मिंगजू इलिंग के एक पर्सन को रोकते हैं और उससे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आत्माओं के कब्रिस्तान का रास्ता कहाँ पर है? वो इंसान नी मिंगजू और सभी को गौर से देखता है और कहता है, आप लोगों को वहाँ क्यों जाना है? नी मिंगजू कहता है, यिलिंग पेट्रा को संदेश देना है। तो वो पर्सन अपनी फिंगर से एक और इशारा करता है। इस गली से सीधे सीधे चलने पर थोड़ी दूर पर अंधेरे के बादल दिखने लगेंगे, वही है आत्माओं का कब्रिस्तान। सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये पर्सन इतनी इजीली सब कुछ बता रहा है, क्या यहाँ के लोग को डर नहीं लगता? वो सभी झुककर उस पर्सन को शुक्रिया अदा करते हैं। वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और ये लोग उस पर्सन के बताए हुए रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। थोड़ी आगे पहुंचकर सच में उन्हें वहाँ काले बादल नजर आने लगते हैं। नी मिंगजू कहते हैं, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। सभी लोग उसी रास्ते पर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, उनके आसपास अंधेरा होते जा रहा था और सभी को स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। तो लैंसेचन कहते हैं, यह जगह सचमुच रहने के लिए सही नहीं है। यहाँ तो इंसान सांस भी ठीक से नहीं ले पाए। ब्यूरल माउंट्स के और अंदर जाकर उन्हें रेड कलर की ट्रांसपेरेंट दीवार दिखती है। वो लोग समझ जाते हैं कि यह ही ब्यूरल माउंट्स का एंट्रेंस है, जिसे वैरियर से प्रोटेक्ट किया गया है। सभी लोग उस एंट्रेंस के सामने खड़े हो जाते हैं। सभी लोग को महसूस कर पा रहे थे कि जिस बैरियर से इसे प्रोटेक्ट किया गया है वह बहुत ही पावरफुल है। तभी जिन जिशन बिना किसी की नज़र में आए अपने आप को महान बताने के लिए आगे बढ़कर उस बैरियर पर अपनी तलवार से वार करता है। सभी को जोर से किसी की चीख सुनाई देती है। सभी पीछे पलट कर देखते हैं तो जिन जिश्वान दूर जाकर गिरा हुआ था और उसके माउथ से ब्लड आ रहा था। जिन गुआनशान जल्दी से उसकी ओर भागता है और उसे खड़ा करता है। जिन जिश्वान जैसे तैसे खड़ा हो जाता है। जिन गुआनशान कहते हैं, जिन जिश्वान ये क्या हुआ तुम्हें और कैसे हुआ ये सब? लान वांगजी जिन जिश्वान के हाथ में अपनी तलवार देखकर ही समझ गया था कि उसने बैरियर के साथ छेड़छाड़ की है, इसी वजह से उसकी यह हालत है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नी मिंगजू भी कहता है, राजकुमार जिन क्या हुआ था वहाँ? जिन जिश्वान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। सभी की क्वेश्चनिंग आइज उसके ऊपर ही थी। वो कहता है, मैंने अपनी तलवार से उस बैरियर पर वार किया और उसने मुझे
यहाँ इतनी दूर फेंक दिया। जिनगुआनशान कहता है, और तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? हम यहाँ सिर्फ निमंत्रण पत्र देने आए हैं, ना कि बेल माउंट्स के अंदर जाने, समझे तुम? जिनगुआनशान कहता है, माफ़ कर दीजिए फादर। लांसेटन कहते हैं, कोई बात नहीं राजकुमार जिन, आगे से ध्यान रखिए, यहाँ पर जैसी चीज़ें दिखती है वैसी है नहीं। जिनगुआनशान कहता है, जी राजकुमार लैन, मैं ध्यान रखूँगा। निमिंगजू लान कुरान की ओर देखते हैं और कहते हैं, मास्टर लान, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यह निमंत्रण पत्र यहाँ रखकर चले जाना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता यह बैरियर हटेगा। लान कुरान भी कहते हैं, यहाँ से चलना ही बेहतर है, वैसे भी ये नेगेटिव एनर्जी हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को नुकसान पहुँचा रही है, और हमें यह पत्र यहाँ रखकर चलना चाहिए। लान कुरान आगे आकर उस पत्र को वहीं रख देते हैं और पीछे मुड़कर सभी की ओर देखते हैं और कहते हैं, चलिए। सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लान वांगजी जाते वक्त आखिरी बार पलटकर पीछे देखता है। उसकी नज़र में कुछ तो आया, लेकिन दोबारा वहाँ देखने पर वहाँ कुछ नहीं था। ये जगह अजीब है। लान वांगजी भी वहाँ से फिर निकल जाता है। उन लोगों के जाते ही वो इनविटेशन कार्ड हवा में उड़कर अंदर की ओर जाने लगता है और किसी पर्सन के हाथ में आकर रुक जाता है। वो पर्सन उस इनविटेशन को ओपन करता है और उसके चेहरे पर एक स्मिक आ जाता है। वो कहता है, तो लान क्लान वाले डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि प्योरिटी के पीछे भागने वाला लान क्लान अब डेमोनिक कल्टीवेशन सीखना चाहता है? ऐसा कौन है जिसने इनका डार्क एनर्जी के प्रति नजरिया ही बदल दिया, और अब ये डार्क कल्टीवेशन सीखने को इतने ईगर हो रहे हैं कि यहाँ तक चले आए? चलो, वो तो वहाँ जाकर पता चल ही जाना है। मिलते हैं लान क्लान कल। यह हमारा एलिंग पैट्रियार्क वी वुशियान है, जिसे बेरल माउंट्स में इन लोगों के कदम रखते ही पता चल गया था कि ये लोग आए हैं, लेकिन वो शौक था कि ये लोग यहाँ क्यों। वो छुपकर सब कुछ देख रहा था कि कैसे जिनगुआनशान ने बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। उसे सब कुछ पता है। फिर वुशियान को कुछ याद आया। अरे हाँ, वो अल्फा कौन था? अगर वी वुशियान ध्यान नहीं देता तो आज वो उस अल्फा की नज़रों से बच ही नहीं पाता। वो यहीं अपनी सोच को स्टॉप करता है और अपनी केव के अंदर चला जाता है। वी वुशियान 15 साल की उम्र से यहाँ रह रहा है, वो भी अकेला। बचपन से उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा। वो अपनी गुरु माँ को ही देखते हुए बड़ा हुआ है, जो पहाड़ों पर रहती हैं। वुशियान ने वहीं पर अपनी शिक्षा पूरी की है और यहाँ आ गया, जो अब उसका घर बन चुका है। लोगों के लिए यह जगह घुटन भरी होगी, लेकिन वुशियान के लिए यह जगह सुकून देने वाली है। उसका साथी बस उसके लिए यह जगह और उसकी शराब है। तो सेकंड पार्ट को यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।